हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेज में। तो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, आप वहाँ से क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन हमारा है, पाठ्यक्रम अभिकल्प के विभिन्न उपागम कौन से हैं, इनमें से किसी एक की विवेचना कीजिए। या पूछ सकता है कि पाठ्यक्रम अभिकल्प की संरचनावादी विचारधारा की विवेचना कीजिए। अथवा क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम अभिकल्प की विविध विचारधाराएं क्या क्या हैं, संज्ञानवादी विचारधारा की विवेचना कीजिए। या है, पाठ्यक्रम अभिकल्प के व्यवहारवादी एवं निर्माणवादी उपागमों की विवेचना कीजिए। या निर्माणवाद की अवधारणा, प्रकृति एवं सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। तो इस क्वेश्चन को किन किन तरीक़ों से पूछा है या पूछा जा सकता है वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब बात करते हैं आंसर की। तो आप हेडिंग डालेंगे पाठ्यक्रम अभिकल्प। अभिकल्प मतलब डिजाइन, ठीक है। तो क्या होता है, तो पाठ्यक्रम अभिकल्प का तात्पर्य पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों अथवा तत्वों से होता है। सामान्यतः पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम का लक्ष्य, उद्देश्य, विषय सामग्री, विषय वस्तु, अधिगम गतिविधियाँ एवं मूल्यांकन आदि आते हैं जो पाठ्यक्रम अभिकल्प के निर्माण करने के लिए होते हैं। मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के बुनियादी अभिकल्प मुख्यतः विषय केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अनुभव केंद्रित और समस्या केंद्रित हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी कि क्या चीज़ें लिखी हैं। अब इसको समझते हैं। तो पाठ्यक्रम अभिकल्प का मतलब कि पाठ्यक्रम की डिज़ाइन किस तरह होनी चाहिए, यानी जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वो पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए। तो उसका जो आधार है, यानी जो बुनियाद है पाठ्यक्रम अभिकल्प का, वो क्या है कि जो पाठ्यक्रम की जो डिज़ाइन है वो कैसी है, विषय केंद्रित है कि नहीं। तो कैसी होनी चाहिए, विषय केंद्रित। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी उसमें जो है पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाए। किसी विषय का पाठ्यक्रम है तो उसका जो अभिकल्प होगा, उसका जो डिज़ाइन होगा वो उस विषय के ऊपर निर्भर करेगा। शिक्षार्थी यानी बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई हो। अनुभव से जो है अनुभव केंद्रित मतलब अनुभव से बनाई गई हो पाठ्यक्रम की जो अभिकल्प है। और समस्या केंद्रित हो, यानी जो डिजाइन पाठ्यक्रम की है वो कैसी हो, समस्या केंद्रित हो, उससे समस्याओं का समाधान भी निकल जाए उस विषय से जो भी रिलेटेड है। तो ये हमने बता दिया कि जो बुनियादी यानी जो बेस होता है पाठ्यक्रम अभिकल्प का वो कैसा होना चाहिए। बाकी जो पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो पाठ्यक्रम में देखिए पाठ्यक्रम का लक्ष्य होता है और कैसी विषय सामग्री होगी वो चीज़ें होती हैं, विषय वस्तु होता है, मूल्यांकन आदि जो चीज़ें हैं, किस तरह अधिगम जो है वो यानी अधिगम की जो गतिविधियाँ हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो पाठ्यक्रम अभिकल्प में जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पाठ्यक्रम अभिकल्प के निर्माण में काफ़ी मदद करती हैं। यानी कि किसी भी विषय का लक्ष्य हो, किस तरह विषय सामग्री हो, जो भी विषय वस्तु हो, ये सारी चीज़ें मिलके किसी भी पाठ्यक्रम अभिकल्प को एक तरह का स्वरूप प्रदान करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये हमारा हो गया पाठ्यक्रम अभिकल्प यानी पाठ्यक्रम की डिज़ाइन। तो इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम अभिकल्प की विचारधाराओं की। तो पाठ्यक्रम अभिकल्प की विचारधाराएं के अंतर्गत लिखेंगे हेडिंग डाल के कि पाठ्यक्रम अभिकल्प की विविध विचारधाराएं या उपागम इस प्रकार हैं। चाहे विचारधारा पूछे या उपागम पूछे, आपको यही चीज़ें लिखनी है। पहला है व्यवहारवादी उपागम, दूसरा है संरचनात्मक एवं संज्ञानवादी उपागम। तो इन दोनों के बारे में मेनली 3 है। तो दूसरे में दोनों है शामिल, संरचनात्मक और संज्ञानवादी, बाकी एक अलग है व्यवहारवादी। तो अब पहला व्यवहारवादी देख लेते हैं। तो व्यवहारवादी उपागम आप हेडिंग डालेंगे, उसमें अवधारणा लिखेंगे, यानी क्या होता है व्यवहारवादी उपागम, इसके बारे में बताएंगे। तो पहले मैं पढ़ देती हूँ फिर मैं आपको समझा दूँगी। तो वह उपागम जिसमें अधिगम को उद्दीपन एवं अनुक्रिया के मध्य संबंध के रूप में व्यक्त किया गया हो, अधिगम की व्यवहारवादी विचारधारा कहा गया है। यह उपागम इस बात पर बल देता है कि व्यवहार सहज क्रियाओं द्वारा आरंभ होता है। व्यवहारवादी के अनुसार अधिगम संबंध स्थापित करता है तथा संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। इस प्रकार जब कोई अधिगम करता है तो उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। इसका उपयोग पाठ्यचर्या प्रारूप में विभिन्न उद्दीपन का प्रयोग करके किया जाता है। शिक्षण के समय शिक्षक छात्रों से विभिन्न उत्तरों को प्राप्त करने, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा पुनर्बलन हेतु उद्दीपकों का प्रयोग करता है। अब इसको समझते हैं।
तो देखिए इसको बहुत मैं कोशिश करूँगी आसान शब्दों में समझाने की। तो ऐसा होता है, जैसे आप इस तरह समझिए कि अधिगम का पहले मतलब जान लीजिए। अभी अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो अब हम इसको इस तरह समझते हैं कि आप जो है टीवी देख रहे हैं, कोई डांस प्रोग्राम देख रहे हैं, और उस डांस को देखते देखते आप उसमें डांस के कुछ स्टेप हैं, बहुत कोई सिखा रहा है, और आप उसको ही देख के आप खुद से उसको करने लग जाएं। तो देख के आप क्या कर लिए, उस जो टेलीविज़न में कोई जो प्रोग्राम चल रहा है नृत्य का, उसको देख के आप भी उस तरह अनुक्रिया करने लगे, आप उस तरह भी जो है क्रिया करने लगे। तो उससे क्या हुआ, आप सीख गए। यानी एक उद्दीपन की मदद से आप अनुक्रिया करने लगे, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, आप कुछ नया चीज़ सीखे, आप डांस करना सीख गए, वो स्टेप करना सीख गए। अगर वो डांस का स्टेप देख रहे हैं तो वही चीज़ यहाँ पर आएगी कि ये क्या है, व्यवहारवादी उपागम क्या है कि यह वह उपागम है जिसमें क्या होता है कि उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य संबंध के रूप में अधिगम को व्यक्त किया जाता है। यानी सीखना क्या है, एक तरह से उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच का एक तरह का संबंध होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को अधिगम की हम व्यवहारवादी विचारधारा कहते हैं। तो व्यवहार का मतलब कि जो हम अपने मतलब किसी सहज क्रिया से हम उसे अपने व्यवहार में लेके आ जाए। तो हम धीरे धीरे देख के, उद्दीपन की मदद से हम धीरे धीरे देख के हम भी डांस करना सीख गए, अनुक्रिया करने लगे। तो हम डांस करना सीखे ना, तो ये सीखना क्या है, एक तरह से हमारे व्यवहार में आ गया। अब हम वो बिना देखे भी कर सकते हैं ना, हमारे व्यवहार में वो चीज़ शामिल हो गया। अब इसको आप इस तरह भी समझिए कि आप जो है अगर स्कूल में देखें तो कोई जो है किसी चीज़ को बहुत अच्छे से ड्रा मतलब आर्ट कर रहा है, बना रहा है, किसी भी चित्रकारी कर रहा है किसी भी चीज़ का। तो आप उसको देख रहे हैं और आपके सामने वो चीज़ है, तो आप उसको देख के धीरे धीरे, जैसे आम बनाना सीख रहे हैं। बचपन में अगर हम बात करें तो बचपन में क्या होता था कि हमको आम बनाना होता था, तो हम बुक में से देख के बनाते थे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे वो हमारे व्यवहार में आ गया, अब हम बिना देखे भी बना सकते हैं। तो अधिगम क्या है, वही है कि जो चीज़ अधिगम व्यवहारवादी विचारधारा है जिसमें कि हम उद्दीपन के मदद से कुछ अनुक्रिया करते हैं और फिर वो चीज़ हमारे व्यवहार में शामिल हो जाती है। तो ये हमारा हो गया अधिगम, जिसको कि हम कह सकते हैं कि अधिगम की अधिगम क्या है, एक व्यवहारवादी विचारधारा है। तो अब आगे है कि जो यह उपागम किस बात पर बल देता है, तो यह उपागम इस बात पर बल देता है कि व्यवहार जो है वो सहज क्रिया से आरंभ होता है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम आम बनाना सीख रहे हैं तो धीरे धीरे हम उसको देख के बनाना सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे बनाना सीख रहे हैं, बाद में हम उसमें एक्सपर्ट हो गए, बिना देखे भी बना दिए, बहुत अच्छा बना दिए। स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे हम आड़ा टेढ़ा जो भी बना रहे थे, तो हमारे व्यवहार में अगर वो चीज़ शामिल हुई तो वो हमारे सहज क्रियाओं से, जो हम धीरे धीरे कुछ क्रिया करते हैं, उससे आरंभ होता है। आगे वही है कि जो व्यवहारवादी थे उन्होंने कहा कि अधिगम क्या है, संबंध स्थापित करता है। संबंध किनके बीच था, वही उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच। तो ये चीज़ पहले मैं बता चुकी हूँ। तो आगे यही है कि अधिगम क्या है, संबंध स्थापित करता है। लेकिन ये संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करता है, मनुष्य का मस्तिष्क करता है, क्योंकि हम अपने दिमाग से तो उस चीज़ को कैप्चर करते हैं, सीखते हैं। तो वही है कि यही चीज़ आगे बताया गया है। जैसे अगर व्यक्ति के सामने कोई भी उद्दीपक रख दिया गया है और एक विशेष परिस्थिति क्रिएट कर दी गई या कोई उद्दीपक रख दिया गया, तो व्यक्ति क्या है, एक उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ व्यवहार करने लगता है, कुछ प्रतिक्रिया करने लगता है, और उसी की मदद से वो सीखता है। आगे बताया गया है कि जो व्यवहारवादी उपागम है इसका उपयोग पाठचर्या प्रारूप में किस तरह प्रयोग किया जाता है, तो विभिन्न उद्दीपक का प्रयोग करके किया जाता है। जैसे अगर आप देखें तो शिक्षक क्या करता है, जैसे बच्चे उसके सवालों का जवाब दे पाएँ, अच्छे से सीख पाएँ, तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको पुनर्बलन देने के लिए कुछ उद्दीपकों का प्रयोग करता है। जैसे कि तुम फर्स्ट आओगे तो हम तुमको जो है कुछ गिफ्ट देंगे, कुछ इनाम देंगे, अवार्ड देंगे। तो अवार्ड क्या करता है, एक उद्दीपक का काम करता है, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और वो चीज़ों को जल्दी सीखते हैं और उसका जवाब देते हैं अगर वो शिक्षक कुछ प्रश्न कर रहा है तो इस तरह ये प्रक्रिया चलती है। आगे है कि व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम अनुभव के बाद व्यवहार में परिवर्तन होता है। पाठ्यक्रम अभिकल्प प्रारूप में किसी विशिष्ट विषय के अधिगम लक्ष्य तथा उद्देश्य समाहित होते हैं। यानी जो अधिगम है, जैसे मैंने पहले कहा कि धीरे धीरे हम करना सीखते हैं और फिर वो चीज़ें मतलब सीखते हैं किसी चीज़ को करना, तो बाद में वो हमारे व्यवहार में आ जाती है। जैसे मैंने वही बताया, छोटे बच्चे जब आम बनाना सीखते हैं स्टार्टिंग में, तो वो पहले देख के धीरे धीरे बनाते हैं, फिर बाद में बिना देखे वो बहुत अच्छा बना लेते हैं, तो वो चीज़ हमारे व्यवहार में शामिल हो जाती है। तो वही चीज़ है कि अधिगम क्या है, अनुभव के बाद व्यवहार में परिवर्तित हो जाती है।
और वह आगे है कि पाठ्यक्रम अभिकल्प या जो प्रारूप है वो किसी विशिष्ट विषय के अधिगम लक्ष्य तथा उद्देश्य मतलब इसमें क्या होता है कि कोई पाठ्यक्रम का डिजाइन जैसे है कि हमको साइंस का पाठ्यक्रम डिजाइन करना है, तो उसमें क्या होगा, उस विशिष्ट विषय के अधिगम लक्ष्य तथा उद्देश्य उसमें शामिल होंगे ना। ऐसा नहीं कि हम साइंस की बात कर रहे हैं तो उसमें हम भूगोल, इतिहास, ये इन सब का जो इनका जो लक्ष्य है या इनका जो अधिगम टॉपिक है वो सारा चीज़ हम उसमें शामिल कर दे पाठ्यक्रम अभिकल्प में साइंस के, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो किसी भी पाठ्यक्रम अभिकल्प में उस विशिष्ट विषय का जो है अधिगम लक्ष्य और उद्देश्य होता है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि इस उपागम में बच्चे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु को दोहराते हैं, वे अभ्यास और पुनरावृत्ति द्वारा अपने अधिगम में सुधार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः प्रदर्शित करते हैं। यानी व्यवहारवादी उपागम में होता क्या है कि शिक्षक जो भी पढ़ाया होता है, तो जो भी शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु होती है उसको बच्चे दोहराते हैं, यानी उसको दोहरा के सीखते हैं। जब किसी चीज़ को आप देखते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ें, याद करें, तो फिर वो हमको बहुत बिना देखे मतलब किसी चीज़ को देख के बहुत अच्छे से बार बार पढ़ रहे हैं तो वो हमारे अभ्यास में आ जाती है, हमारे व्यवहार में आ जाती है। तो जब हम किसी चीज़ को बार बार करेंगे तो उससे हमारे अधिगम में यानी हमारे सीखने में भी सुधार होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि वे अभ्यास व पुनरावृत्ति द्वारा अपने अधिगम में सुधार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनः प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसका मतलब ये, जैसे एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम के पहले हम पूरा पढ़ते हैं, किसी चीज़ को किताबों से देख के पढ़ते हैं, फिर बाद में हमको एग्जाम में हमें वही टॉपिक आ जाता है तो हम उसको आवश्यकता पड़ती है हमको जब लिखने की उसको आंसर, तो हम वो चीज़ पुनः दिखा देते हैं कि हमको ये चीज़ याद है, हमको चीज़ ये आता है। तो यही होता है आपका व्यवहारवादी उपागम। अब है व्यवहारवाद के सिद्धांत, कुछ सिद्धांत भी हैं इनके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम प्रारूप में ही विशिष्ट विषयों के अधिगम लक्ष्य तथा उद्देश्य समाहित होते हैं, अतः मानव अधिगम के संबंध में व्यवहारवाद का सिद्धांत निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। तो क्या है व्यवहारवाद का सिद्धांत, इसको हम देख लेते हैं। पहला हमारा है उद्दीपक और अनुक्रिया। तो इसमें लिखेंगे कि व्यवहारवादी मनोविज्ञान को उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि व्यवहार में उद्दीपक और अनुक्रिया का जितना महत्व है उतना किसी और प्रत्यय में नहीं है। चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि व्यवहारवादी मनोविज्ञान जो है उसमें हमने मेनली व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहारवाद हमारे अंदर किसी चीज़ को देख के उस चीज़ के फलस्वरूप कुछ क्रिया करने के दौरान जो हम सीखते हैं वो हमारा व्यवहार में शामिल हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे आर्ट की बात की, अगर आप किसी चीज़ को देख के स्टार्टिंग में धीरे धीरे बनाना सीख रहे हो और फिर बाद में आप बिना देखे बहुत अच्छे से इसमें एक्सपर्ट हो गए हो, तो वो चीज़ आपके व्यवहार में शामिल हो गई है। यानी उसके प्रति आपको अब किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है या उद्दीपक की ज़रूरत नहीं है। उस उद्दीपक और अनुक्रिया के फलस्वरूप जो चीज़ें आपने सीखी वो आपके व्यवहार में कन्वर्ट हो गई। तो इसीलिए वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि व्यवहारवादी मनोविज्ञान को उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। और व्यवहार में उद्दीपक और अनुक्रिया का देखिए जितना महत्व है शायद उतना किसी और में नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ को देख के सीखना, उसके फलस्वरूप अनुक्रिया करना और अनुक्रिया करके कुछ जो सीखते हैं वो हमारे व्यवहार में सबसे ज़्यादा शामिल होती है। दूसरा देख लेते हैं सिद्धांत, तो अधिगम का सिद्धांत। तो व्यवहारवादियों ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीखने के संबंध में अभ्यास के नियम को उत्तम माना है। जिस प्रकार व्यक्ति अन्य प्रतिक्रियाएं सीखता है उसी प्रकार संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं भी सीखता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीखने के संबंध में व्यवहारवादी ने ये कहा है कि अगर हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं अगर उसको हम बार बार अभ्यास करें तो हम उसको बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इसलिए उनके अकॉर्डिंग अधिगम का जो सिद्धांत है वो काफ़ी मायने रखता है आपके इस मतलब आपके व्यवहारवादियों के अनुसार। तीसरा है चिंतन का सिद्धांत। तो व्यवहारवादियों का विचार है कि व्यक्ति को विचार करते समय अपनी आंतरिक वाणी की अनुभूति होती रहती है। यह भी व्यवहारवाद का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहार में जैसे अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, चिंतन ही नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे भी नहीं, नई नई चीज़ें हमारे मन में आएंगी नहीं, हम उस चीज़ के बारे में सीखेंगे नहीं। तो वही चीज़ है कि व्यवहारवादियों ने ये कहा है कि जो चिंतन है वो हमेशा मतलब व्यक्ति को हमेशा विचार चिंतन करते रहना चाहिए, और ये जो विचार या चिंतन है वो उनको खुद अनुभूति करना चाहिए, यानी उनके अंतर मन से वो अनुभूति होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी दूसरा कह रहा है तो उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ सोचे या वो चीज़ करें। आप खुद के मनन करें, खुद से सोचे समझे चिंतन करें, तो इससे भी क्या होता है कि किसी चीज़ को बहुत जल्दी हम सीख लेते हैं और वो हमारे व्यवहार में कन्वर्ट हो जाती है।
तो चिंतन का सिद्धांत भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत है। तो ये 3 सिद्धांत थे व्यवहारवाद के, जो कि मैंने आपको बता दिए। अब अगला हमारा टॉपिक है व्यवहारवाद का शिक्षा में योगदान। तो व्यवहारवाद का शिक्षा में योगदान निम्नलिखित है, क्या क्या है देख लेते हैं। पहला हमारा है, व्यवहारवाद में जो विधियाँ व तकनीक प्रदान की हैं उनसे बच्चों के व्यवहार को समझने में बहुत सहायता मिली है। यानी व्यवहारवाद में जैसे जो विधि और तकनीक बताई गई है उससे हम बच्चों के व्यवहार को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, तो ये काफ़ी मदद मिलता है। दूसरा है, सीखने और प्रेरणा के क्षेत्र में व्यवहारवाद ने जो विचार प्रस्तुत किए वे अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी किस तरह सीखा जाता है और किस तरह बच्चे को प्रेरित किया जा सकता है, अगर सीखने के क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें भी एक जो व्यवहारवाद ने जो विचार बताया है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है शिक्षा के क्षेत्र में। तीसरा है, बच्चों के संवेग का प्रयोगात्मक अध्ययन करके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने इनके संवेगात्मक व्यवहार को समझने का ज्ञान प्रदान किया। यहाँ पर ये है बताया गया कि जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है उन्होंने जो बच्चों के संवेगात्मक व्यवहार को समझने में भी काफ़ी जो है मदद की है। किस तरह उन्होंने जो बच्चों के संवेगों का प्रयोगात्मक अध्ययन किया है उसके फलस्वरूप बच्चों के संवेगात्मक व्यवहार को समझने का ज्ञान प्रदान किया गया व्यवहारवाद के द्वारा। चौथा है, व्यवहारवाद ने मानव व्यवहार पर वातावरणीय कारकों की भूमिका पर विशेष जोर दिया। यानी जो व्यवहारवाद है वो मानव व्यवहार पर किस तरह वातावरणीय कारक जो है अपना प्रभाव दिखाते हैं, इस बात पर भी उनकी क्या भूमिका होती है, इस बात पर भी काफ़ी जोर दिया गया व्यवहारवाद के द्वारा। पांचवा है, कुसमायोजित बालकों के समायोजन के लिए व्यवहारवाद द्वारा जो विधियाँ दी गई हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जो कुसमायोजित बालक है, जो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं समाज में बहुत अच्छे से या उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई हैं, तो उनका किस तरह से समायोजन हो, किस तरह से उनके व्यवहार को बेहतर किया जाए, ये सारी चीज़ें इसके लिए भी व्यवहारवाद द्वारा जो विधि बताई गई है वो भी काफ़ी शिक्षा क्षेत्र में वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये व्यवहारवाद का शिक्षा में कुछ इस तरह से योगदान है, इतना इनफ है, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा है संज्ञानाद संरचनावादी या निर्माणवादी उपागम। तो इसके अवधारणा देख लेते हैं। तो अवधारणा एवं अर्थ, तो संरचनावादी उपागम को निर्माणवादी उपागम भी कहते हैं, यानी वही चीज़ है क्योंकि नाम अलग अलग है, तो आपको निर्माणवादी भी पूछ सकता है या संरचनावादी भी पूछ सकता है। फिर संरचनावाद ज्ञान का एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ठीक है। अगला है, संरचनावादी परिप्रेक्ष्य एक ऐसी रणनीति है जिसमें छात्र के पूर्व ज्ञान अवस्थाओं और कौशलों का ज्ञान करके अधिगम कराया जाता है। इसके आधार पर छात्र नवीन ज्ञान को अर्जित करता है, यह अनुभव को संगठित कर सार्थक बनाती है। तो देखो इसमें होता क्या है, यानी ये जो एक मतलब संरचनावादी उपागम जो है इसमें ये चीज़ है कि ये एक ऐसी रणनीति है, इसमें होता क्या है कि छात्र के पास अगर पहले का कुछ नॉलेज है या कुछ उसके कौशल है तो उसी का उपयोग करके उसको जो है नवीन चीज़ों मतलब उसी का आधार बना के उसी को जो है सोच समझ कर उसी से अधिगम करके जो है छात्र नए ज्ञान को अर्जित कर सकता है। यानी पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को वो सीखता है या उसे अर्जित करता है। तो संरचनावादी परिप्रेक्ष्य जो है वो इसी तरह की रणनीति है। इसमें बच्चे के पुराने ज्ञान का उपयोग किया जाता है उसके नए ज्ञान को सीखने में, नए ज्ञान को अर्जित करने में। जैसे बच्चा जो है अगर आर्ट बनाना जानता है, हल्का फुल्का जानता है, तो ये उसका पुराना नॉलेज है, उसका उपयोग करके उसे एक्सपर्ट बना दिया जाता है। मतलब हो सकता है कि वो नॉर्मल केवल बना रहे, बाद में वो 3D इमेज बनाने लगे। तो होता है ना कि पुराने ज्ञान का उपयोग करके नए ज्ञान को वो सीखता है, ये एक ऐसी रणनीति होती है। अब इसमें आगे है पाठचर्या विकल्प या प्रारूप में, इसके लिए पाठ योजना एवं प्रस्तावना प्रश्न का प्रावधान है। यानी जो बताया गया है कि पाठचर्या विकल्प में जो है संरचनावादी उपागम के लिए कुछ पाठ योजना और प्रस्तावना प्रश्न जो है वो शामिल किया गया है। और आगे इसमें है कि संरचनावाद उस उपागम का प्रतिनिधित्व करता है जिसका संबंध उस केंद्रीय भूत से है, जिसमें यह कहा जाता है कि यह स्वयं अधिगम करता ही होता है, जो अपनी वर्तमान समझ के आधार पर किसी नई परिस्थिति को समझने में सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी निर्माणवादी उपागम का देखिए मतलब क्या है, बस ये बताया गया है कि निर्माणवादी जो है वो कहीं ना कहीं अधिगम करता है, यानी किसी जो करने वाला है केवल उसके ऊपर ही केंद्रीय होता है, यानी अधिगम करता है, इसमें सर्वोसर्वी होता है। वो खुद अपनी जो भी वर्तमान समझ होती है उसके आधार पर वो नई परिस्थितियों में को समझने में सफल हो पाता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस उपागम के अंतर्गत छात्र अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है और फिर अपने ज्ञान में संशोधन करते हुए उस नए ज्ञान का अर्जन करता है। यानी मेनली बस निर्माणवादी उपागम में क्या है ओवरऑल जो आपने देखा अभी कि ये जो है सर्वोसर्वा आपके
जो आपका करने वाला होता है उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर केंद्रित होता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, खुद अपना जो पुराना ज्ञान होता है उस पुराने ज्ञान के वजह से नई नई चीज़ें सीखता है और फिर अब उस पुराने ज्ञान को अपडेट करता है, यानी उस पुराने ज्ञान का संशोधन करते हुए फिर उसी को जोड़ते हुए कुछ नए ज्ञान को वो अर्जित करता है। यानी पुराने ज्ञान में नई चीज़ें जोड़ता रहता है और उस पुराने ज्ञान की मदद से नई नई चीज़ें जोड़ के फिर वो एक नए ज्ञान को सीख लेता है, अपने ज्ञान में संशोधन कर लेता है पुराने ज्ञान में। तो उसी चीज़ को यहाँ फार्मूले के रूप में लिखा गया है कि पूर्व ज्ञान प्लस नवीन ज्ञान इक्वल टू व्यवस्थित या परिवर्तित ज्ञान। यानी पहले का व्यक्ति के पास कुछ ज्ञान था, ठीक है, क्योंकि इसमें अधिगमकर्ता जो है वही केंद्रीभूत होता है, वही केंद्र मतलब मेन जो व्यक्ति है वो खुद इसमें सर्वोसर्वा होता है, यानी सब कुछ वही होता है, वही सब कुछ करता है। वो पुराने ज्ञान का यूज़ करता है, यानी पुराने ज्ञान उसके पास ऑलरेडी होते हैं जिसमें वो कुछ नई चीज़ें जोड़ता है, कुछ नवीन ज्ञान को शामिल करता है और फिर उस अपने पुराने ज्ञान को वो संशोधित करके फिर एक व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जैसे इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे बच्चों को पहले ये पता है कि ये लाल है, ये हरा है, ये नीला है, ये पीला है, ये काला है, फिर ये बैंगनी है, ये गुलाबी है, उसको ये कलर पता है अलग अलग, ठीक है। लेकिन बाद में उसने ये देखा खुद से एक्सपेरिमेंट करते हुए कि कभी वो जैसे लाल में सफ़ेद रंग मिलाया तो बाद में वो गुलाबी हो गया, तो उसे ये खुद पता चल गया कि गुलाबी कोई एक अलग रंग नहीं है, केवल ये दो रंगों को मिलाने से हमें एक रंग मिल गया है। जब हम लाल और सफ़ेद को मिलाते हैं तो हमको गुलाबी रंग मिल जाता है, तो वो रंग बनाना इस तरह सीख जाता है। तो पहले का जो उसके पास ज्ञान था कि ये अलग अलग रंग होते हैं, लेकिन बाद में उसने एनालिसिस किया कि हम एक दो रंगों को मिला के एक तीसरा रंग बना सकते हैं जो हम पहले से एक रंग मानते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो पूर्व ज्ञान में वो कुछ नवीन ज्ञान जोड़ा और फिर बाद में उससे एक व्यवस्थित यानी परिवर्तित ज्ञान वो प्राप्त कर लिया। तो यही है इसमें। बाकी अब हम आगे चलते हैं, कुछ इसकी प्रकृति और मान्यताएं भी देख लेते हैं। तो संरचनावादी उपागम की प्रकृति व मान्यताएं निम्नलिखित हैं। पहला है रचनावाद एक ऐसे शिक्षा अधिगम वातावरण का निर्माण करने के पक्ष में है जो जहां ज्ञान प्राप्ति में छात्रों की भूमिका केंद्रीय हो। पहली चीज़ जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है करने वाला यानी अधिगमकर्ता जो है, जो सीखने वाला है, वही जो है वो केंद्र होता है, मतलब जो उसकी भूमिका होती है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मेन भूमिका कौन निभाता है, सीखने वाला यानी अधिगमकर्ता। तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति में छात्रों की भूमिका जो है वो केंद्रीय हो, ये एक इस तरह का वातावरण निर्माण करने का कार्य करता है। अगला है दूसरा कि यह उपागम स्वयं के प्रयत्नों से ज्ञान प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया पर ही संपूर्ण ध्यान केंद्रित करता है। यानी बच्चा ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ऊपर पूरी तरह निर्भर हो, इसमें स्वयं के प्रत्ययों से यानी प्रयत्नों से यानी खुद कोशिश करके, जैसे ये है पानी में उसको जैसे अगर जैसे तैराकी की बात करें तो बच्चों को आप केवल बता सकते हैं ना कि इस तरह तैरो इस तरह तैरो, लेकिन सीखता तो वो खुद से ही है। अगर वो पानी में जाएगा नहीं तो सीखेगा नहीं। तो पानी में जाता है, फिर वो धीरे धीरे खुद ट्राई करता है और फिर वो अच्छा तैराक बन जाता है। तो इसमें जो है यह उपागम जो है वो स्वयं के प्रयत्नों से ज्ञान प्राप्त करने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा है यह उपागम शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक केंद्रित उपागम और विषय केंद्रित उपागम का विरोध करता है। यानी ये जो उपागम है इसमें जो मतलब अधिगम या शिक्षा प्रक्रिया होती है, इसमें ये चीज़ कहा गया है कि ये जो अधिगम प्रक्रिया है शिक्षक केंद्रित उपागम या विषय केंद्रित उपागम पर निर्भर नहीं करता है, ये विद्यार्थी केंद्रित होता है। यानी बच्चा इसमें खुद सीखता है, केवल शिक्षक के ऊपर निर्भर नहीं करता या विषय के ऊपर निर्भर नहीं करता है, इसमें सीखने वाले के ऊपर निर्भर करता है, यानी बच्चा खुद से ही सीखता है। चौथा है यह उपागम इस धारणा पर अटूट विश्वास करता है कि अधिगम करने वाला अच्छी तरीके से करता है। यानी ऐसा नहीं कि सीखने वाले पर पूरा मतलब उसका ये मतलब ये उपागम ये कहता है कि हम इस पर अटूट मतलब ये धारणा जो होती है वो इस पर अटूट विश्वास करती है कि सीखने वाला जो है ऐसा नहीं कि लापरवाह होगा, वो अधिगम अच्छे तरीके से करता होगा। इस बात पर ये मतलब मानती है, इस चीज़ को वो जो है इस पर विश्वास करती है कि सीखने वाला सीखने के प्रति मतलब इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा, ऐसा नहीं कि वो लापरवाह होगा। इनका ये मानना है इस उपागम का। पांचवा है यह उपागम छात्र केंद्रित उपागम पर जोर देता है। वही चीज़ कि इसमें करने वाला अधिगमकर्ता पर जोर देता है ये उपागम, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। छठा है यह उपागम उन सभी विधियों तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देता है जो छात्र केंद्रित है। यानी वो सारी टेक्निक, वो सारी विधि जिसमें कि बच्चा खुद से सीख सकता है, ये उस पर ज़्यादा ध्यान देता है।
ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए कि उस संरचनावादी उपागम होता क्या। मैंने समझाने की कोशिश की है कि आखिर इसका मतलब क्या है बस। तो मेनली इसमें सीखने वाले पर टोटल मतलब अगर ओवरऑल इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो उपागम है ये इस बात पर जोर देती है कि सीखने वाला ही सर्वोसर्वा है, वही आधारभूत केंद्र है। वो जो है वो स्वयं की कोशिशों से सीखता है और ये विषय केंद्रित या शिक्षक केंद्रित नहीं होता। यह उपागम ये कहता है, इसमें ये उनका ये मानना है कि जो सीखने वाला है वो बहुत अच्छे तरीके से सीखता होगा, वो लापरवाह नहीं होगा, वो सीखने के प्रति रुचि रखता होगा, तभी तो अच्छे से सीखता है किसी भी चीज़ को। और इसमें वही सारी टेक्निक यूज होती हैं शिक्षक की जो कि छात्र केंद्रित होती हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट रचनावादी उपागम की प्रकृति और मान्यता। अब विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो इस उपागम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह उपागम अधिगम सिद्धांतों का एक सेट है। दूसरा, यह संज्ञानात्मक एवं मानववाद के बीच का दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जहाँ ज्ञान की रचना होती है। तो विशेषताओं में देखिए कुछ समझाने लायक नहीं है, समझा चुकी हूँ मैं कि होता क्या है। अब उसको खुद से भी बना के भी लिख सकते हैं। चौथा है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान की रचना व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर होती है, यानी खुद की जो अनुभव होते हैं उसके अकॉर्डिंग अधिगम करता ज्ञान अर्जित करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो ज्ञान की रचना है वो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर होती है। पाँचवा है, यह दृष्टिकोण में बताता है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जहाँ ज्ञान की रचना होती है, न कि ज्ञान अर्जित किया जाता है। मतलब बच्चा जो है वो खुद से करके सीख रहा है, इसलिए कहा कि ज्ञान की रचना होती है, ना कि ज्ञान केवल कोई बता दिया तो हम सीख लिए, ऐसा नहीं होता। इसमें जो है रचना होती है ज्ञान की। छठा है, सभी बालक अपने अनुसार ज्ञान की रचना तथा व्याख्या करते हैं जिसके आधार पर उस व्यक्ति का पूर्व ज्ञान, अनुभव तथा सांस्कृतिक कारक है। अब यानी जो बच्चा सीख रहा है खुद की अनुभव से, खुद की रचना से, खुद से व्याख्या करके, तो उसमें जो व्यक्ति है यानी जो अधिगम करता है उसमें उसकी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं कि उसका सांस्कृतिक कारक क्या है और उसका अनुभव क्या है। यानी बच्चे के पास ऑलरेडी पहले की क्या नॉलेज है, पहले का क्या अनुभव है, जिसके आधार पर वो नई नई चीज़ें सीख रहा है। तो यह चीज़ बताया गया है। तो ये सभी आपके विशेषताओं के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इतना आई थिंक इनफ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। संज्ञानवादी उपागम, इसकी अवधारणा में लिखेंगे कि संज्ञानवाद आधुनिक मनोविज्ञान की प्राथमिक विचारधारा रही है जो व्यवहारवाद से पूर्व एवं बाद में भी दो पृथक पृथक रूपों में विकसित हुई है। प्रारंभिक संज्ञानवाद वुंट, टिचनर आदि मनोवैज्ञानिकों की देन है जो प्रतिमा, स्मृति आदि प्रत्ययों को लेकर विकसित हुआ। बाद में संज्ञानवाद में ऐसे तरीकों का विचार किया गया जिनके अनुसार इंद्रियों से अनुभव किया जा सके। संज्ञानात्मक उपागम मानसिक क्रियाओं से संबंधित होता है जिसमें भाषा, स्मृति, ध्यान, प्रतिमा, समस्या समाधान, निर्णय लेना आदि सम्मिलित होते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के दो अर्थ होते हैं। पहला, कभी कभी इसे संज्ञान से तुल्य समझा जाता है। दूसरा, कभी कभी इसे मनोविज्ञान में एक विशेष तरह के उपागम का पता चलता है। यानी इसको अगर हम समझे तो देखिए इसको बस इस तरह समझिए, लाइनों को छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल, बस इसको समझिए कि आखिर संज्ञानवादी उपागम है क्या। तो संज्ञानवादी उपागम जो है वो मानव व्यवहार के मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित होता है। यानी मानव के व्यवहार का जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है ये उससे संबंधित होता है। इसमें क्या है कि जो अनुसंधान करने वाला होता है वो अनुसंधान करते समय, यानी जो छात्र है वो अनुसंधान करते समय उसके प्रत्यक्ष ज्ञान को, उसके भाषा के प्रयोग, उसके चिंतन बोध, उसकी संकल्पना निर्माण, उसकी समस्या समाधान, उसकी स्मृति जैसे क्रियाकलापों को वो ध्यान में रखता है। यानी इसके अंतर्गत अनुसंधान करते समय इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और ये जो संज्ञानवादी उपागम है ये इसकी दो विचारधाराएं विकसित हुई थी, यानी दो पृथक रूपों में ये विचारधारा विकसित हुई थी। एक तो व्यवहारवाद से पूर्व की और एक बाद की। जो पूर्व की थी उसमें प्रतिमा, स्मृति आदि प्रत्ययों को लेकर ये विकसित हुआ था और बाद में ये इंद्रियों से अनुभव किया जा सके, इसके अनुमान मतलब जो अनुमान है वो इंद्रियों से अनुभव किया जा सके, इस विचार पर यह संज्ञानवाद उपागम जो है वो विकसित हुआ था। तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। यानी मेनली क्या है कि संज्ञानात्मक उपागम मानसिक क्रिया से संबंधित होता है। तो ये सारे चिंतन करना, बोध करना, समस्या समाधान करना, स्मृति जारी, ये सब क्या है, एक तरह का मानसिक क्रिया ही तो है, जिसमें कि जो अनुसंधान यानी जो छात्र है वो अनुसंधान करते समय इन सभी मानसिक क्रियाओं को ध्यान में रखता है, तभी तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल से सीख सकता है। क्योंकि अधिगम ही करना है उसको, लेकिन अधिगम यहाँ पे अब दो रूपों में मतलब अब जो अधिगम है वो अब मानसिक शक्तियों के मानसिक क्रियाओं से संबंधित हो गया है, जिसमें कि मानसिक क्रिया के फलस्वरूप अनुसंधान किया जाता है या मानसिक क्रियाओं की मदद से अनुसंधान किया करके सीखा जाता है।
यहाँ आगे भी जो कुछ लाइनें लिखी हैं वो भी देख लेते हैं। तो संज्ञानवादी सिद्धांत सुनने, देखने, स्पर्श करने, अनुभव करने का परिणाम है। वही चीज़, क्योंकि ये इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ इंद्रियाँ ही तो हैं, ये सब कुछ सुनना, देखना, स्पर्श करना, अनुभव करना, ये सब इंद्रियों का ही परिणाम तो है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इसके अंतर्गत अधिगम के लिए प्रतीक, बिंब, मूल्य, मान्यता और नियम आते हैं, जिसके आधार पर छात्र अधिगम करता है। यानी कुछ जो है मूल्य, मान्यताएं, कुछ नियम है, ये सारे इसके अंतर्गत अधिगम के लिए जो है निश्चित की जाती है। इनका जो है इसी के आधार मानकर छात्र जो है वो अधिगम करता है। और आगे लिखा गया है कि पाठचर्या, विकल्प या प्रारूप में संज्ञानवादी इन क्रियाओं का समावेश करके पाठचर्या को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुरूप बनाया जाता है। यानी इस जो पाठचर्या प्रारूप है, इसमें संज्ञानवादी क्या करते हैं, इन क्रियाओं का समावेश करते हैं, जिससे होता क्या है कि जो पाठचर्या है उसको छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुरूप बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ईजी हैं, बस अपने लैंग्वेज में लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा नहीं कि मेरा ही छापना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस समझ लीजिए, आप कर लेंगे। अब अगला हमारा है पाठचर्या प्रारूप में व्यवहारवादी, संज्ञानवादी एवं संरचनावादी परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पाठचर्या विकल्प में व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, संरचनावादी परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता निम्नलिखित है। तीनों की उपयोगिता को हम साथ में लिख रहे हैं। ये नहीं होता क्या है, तो इसके द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों से बालक अधिगम हेतु तत्पर रहता है। यानी बालक जो है वो तैयार रहता है सीखने के लिए, इनसे जो भी दिशा निर्देश मिलता है उनकी मदद से। दूसरा है, इनके आधार पर पाठचर्या के निर्माण करने में अधिगम में सरलता होती है। यानी इसका उपयोग करके जो है निर्माण करना काफ़ी सरल हो जाता है, और जिससे कि अधिगम में सरलता हो जाती है, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, सीखने में उनको सरल लगता है। तीसरा है, पाठचर्या को उद्देश्यपरक बनाने में सहायता मिलती है। यानी जो पाठचर्या बननी है वो कैसी है, उद्देश्यपूर्ण है या नहीं है, इसमें भी मदद मिलती है उसको उद्देश्यपूर्ण बनाने में। चौथा है, इसके द्वारा पाठचर्या में उन बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है जिनसे छात्रों को पुनर्बलन दिया जा सके। यानी बच्चों में रोमांच, मतलब एक तरह से इंटरेस्ट बना रहे, ऐसा पुनर्बलन उन्हें देना चाहिए, मतलब दिया जा सके। तो इसलिए इनमें कुछ ऐसे, जो आपका पाठचर्या है उसमें कुछ ऐसे बिंदु सम्मिलित होते हैं जिनसे कि बच्चों को क्या होता है कि बच्चों को पुनर्बलन मिल जाता है। पांचवा है, पाठचर्या को बच्चों की रुचि, क्षमता तथा योग्यता के अनुसार बनाने में सहायता करता है। यानी जो पाठचर्या मिल रही है, ये सभी जो आपके संरचनावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी हैं, ये सभी क्या करते हैं, जो पाठचर्या है उसको बच्चों की योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार बनाने में मदद करते हैं। छठा है, इसके द्वारा पाठचर्या में विभिन्न विधियों, प्रविधियों के प्रयोग का प्रावधान होता है। यानी बहुत सारी विधियाँ यूज होती हैं, प्रविधियाँ यूज होती हैं, उनका किस तरह प्रयोग करना है, इन सारी चीज़ों का भी प्रावधान होता है। तो ये था आपका कुछ उपयोग। तो आई होप कि ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे डाउट है आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ नहीं समझ में आया तो, बाकी अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके लाइक भी कर दिया करें, वीडियो शेयर भी कर दिया करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।